हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों फिर से आ गए हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, बेस्ट 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम आपके कोचिंग में। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन हमारा ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया फ्लेवर के साथ आपको कराए जाते हैं, ठीक है। और नीट और जेईई मेंस वाले स्टूडेंट इनको कर सकते हैं। साथ में जो 12th वाले स्टूडेंट हैं जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड में, तो वो भी इनको बोर्ड वाले टॉपिक मतलब 12th वाले टॉपिक कर सकते हैं 11th वालों को छोड़कर, ठीक है। बाकी 11th वाले भी उनके लिए कोई मना नहीं है, वो भी कर सकते हैं जो अपने पोर्शन को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को बढ़िया करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। अभी चैप्टर 3 चल रहा था 12th का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके शायद हमने 14 क्वेश्चन तक कर लिए थे। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचना है अब हमको, मतलब कहाँ तक हमने कर लिए थे। हाँ 14 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 15 पे बच्चों हम आ चुके हैं। शुरू करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करते, शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको बोला है इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इट्स रेजिस्टेंस। एक वायर है, लो जी ये वायर है, इसकी लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया, लो इस वायर को खींच दिया और इसकी लेंथ 20% इंक्रीज कर दी। अच्छा सोचो, पहले इसकी लेंथ अगर 100 मान लें हम, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L डैश 120। 20% इंक्रीज होने के बाद 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। तो 20% इंक्रीज होने के बाद ये लेंथ रह जाएगी बच्चों 120, ठीक है। तो ये 120 रह गई। अब यहां से आप इसको कर सकते हैं, एक मिनट जरा मैं माइक लगा लूं, 1 सेकेंड। चलो ठीक, तो ये 100 थी 120 हो गई, इंक्रीज कर दी हमने 20%। तो आपको ये बताना है इसके रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट हो गया। पहली बात, इसका एरिया। जब भी आप कोई वायर लेंगे और उसको खींच के बड़ा करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो उसका एरिया कम होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, अब बदल के ए डैश हो जाएगा। अब उस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये एरिया देखो पहले से कम हो गया, पहले एरिया ए था अब ए डैश हो गया। क्या हम ये निकाल सकते हैं एरिया कितना कम हो गया, तो बिल्कुल। उसको निकालने के लिए आप पहली वाली वायर का वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि जब आप वायर को खींचते हैं तो उसका वॉल्यूम कभी नहीं बदलता, उसका वॉल्यूम जो पहले था अब खींचने के बाद भी उसका वॉल्यूम वही है। तो वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इनटू में लेंथ, और खींचने के बाद अब इसका वॉल्यूम एरिया ए डैश इनटू में लेंथ एल डैश। तो एरिया ए है, लेंथ 100 है, एरिया ए डैश है और लेंथ 120 है। अगर यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकालें तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो ए एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10a/12 आ गए। लो ये इसका नया एरिया आ चुका है जो कि पहले से कम हो चुका है। अच्छा क्यों निकाला सर हमने ये एरिया, एरिया निकालने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि पहली वायर का रेजिस्टेंस R1 था और अब वायर का रेजिस्टेंस होगा R2। पहले रेजिस्टेंस अगर निकाला जाए R1 तो उसकी वैल्यू, अब रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या रखता था, रो L/A। तो रो L, L इसकी लेंथ 100 अपॉन में A इसका एरिया A, ठीक। ये हो गया वायर का पहले रेजिस्टेंस। अब वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जब आपने इसको खींच के बड़ा कर दिया, इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 कितना, तो वो रो तो सेम रहेगा। अच्छा रो जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वायर को खींच के बड़ा किया पर मटेरियल तो वही है, मटेरियल तो चेंज नहीं किया आपने, तो रो कभी नहीं बदलेगा, रो मटेरियल से बदलता है, ठीक है ना। आप उसे खींच के बड़ा कर लो, छोटा कर लो, कुछ भी कर लो, मटेरियल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है रो। मटेरियल वही है तो रो वही रहेगा, आप चाहे उसे खींच के बड़ा करो छोटा करो कुछ भी करो। लेकिन आर जो है रेजिस्टेंस वो
मटेरियल के साथ साथ लेंथ पे, एरिया पे, सब पे डिपेंड करता है, इसलिए आर चेंज हो गया। तो आर क्या होगा, रो एल, एल कितना हो गया 120, देखो इसका नया लेंथ कितना है 120, और अपॉन में एरिया ए डैश। क्या मैं यहाँ से एरिया की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, ये रही, बिल्कुल। तो ये हो जाएगी 10A अपॉन में 12, ये 12 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये आ गया रो, ये बन गया ऊपर 12 का स्क्वायर अपॉन में ए, डेट इज R2। ये हो गया इसका नया रेजिस्टेंस और ये है इसका पुराना रेजिस्टेंस। लो जी, ये आ गया आपका। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया पहले से, हाँ बढ़ गया। कितना बढ़ गया, अगर इसको देखा जाए कितने परसेंट बढ़ गया, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है या परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो पहले R1 था जो पहले था उसे रखो नीचे, अब कितना हो गया R2 हो गया, तो कितना बढ़ गया R2 माइनस R1, इतना बढ़ गया, और इनटू में 100। ये है परसेंटेज को निकालने का तरीका। फिर से सुन लो, जो पहले था उसे रखना है नीचे, फिर जितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया R2 हो गया सर, तो पहले R1 था R2 हो गया, तो कितना बढ़ा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन में R1। R2 की वैल्यू रखो, रो 12 का स्क्वायर बाई ए, माइनस में R1 रो 10 का स्क्वायर बाई ए, 10 का स्क्वायर यहाँ 100 है ना, वही लिख लो, 100 ही लिख लो इसको, 10 के स्क्वायर को, तो 100 बाई ए अपॉन में पहले कितना था रो इंटू 100 अपॉन में ए इंटू में 100। अब देखो कौन किससे कट रहा है, रो रो रो, कॉमन आके कट गए, ए कॉमन आके कट गया, ऊपर कितना बचा 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर माइनस 100 बटे में 100 इंटू में 100, 100 से 100 कट गया, 144 माइनस में 10, तो 44%, यही हमारा आंसर है। तो 144 में से 100 गया तो कितना बचा बच्चों 44%। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, आसान सा सवाल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, मिनट वीडियो रोक देता हूँ जरा, क्वेश्चन लगा लेता हूँ। मैं वीडियो इसलिए रोक देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना खराब हो आपका, क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा 1-2 मिनट लग जाते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है समझते हैं इसमें। द मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 3 वायर हैं, मान लीजिए वायर है पहली, फिर वायर है दूसरी, अच्छा इनकी लेंथ का रेशो भी दे रखा, और अच्छा लेंथ इन रेशो 5:3:1, अच्छा दूसरी लेंथ, दूसरी मतलब वायर, फिर एक तीसरी वायर, ये है। एक तो क्या क्या दे रखा है, मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर इन रेशो, मास दे रखा है इनका 1:3:5, तो पहले का मास m मान लो, दूसरे का 3 रेशो है तो 3m, और तीसरे का 5 है तो 5m। लो जी, फिर देयर लेंथ आर इन रेशो 5, तो 5x, दूसरी की लेंथ 3x, और तीसरी की लेंथ हो गई x। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, इनका पहली का रेजिस्टेंस मान लो R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, रेजिस्टेंस का रेशो निकालना है। मास का रेशो दिया है, मास मान लिया मैंने m, 3m, 5m, लेंथ का रेशो 5x, 3x, x, तो R1, R2, R3 का रेशो बताना है, तीनों की रेजिस्टेंस मैंने मान ली R1, R2 एंड R3। चलो ठीक है, सबसे पहले यहां से एक बात सोचो, मास देने से हमें क्या पता चलेगा, एक बात बताओ, तीनों एक ही मटेरियल है, सेम मटेरियल कहा है इन्होंने, तो तीनों की जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी, जो डेंसिटी इसकी होगी d, वही इसकी होगी d, वही इसकी। हाँ ठीक है, डेंसिटी से क्या निकाल सकते हो आप, वॉल्यूम, क्योंकि मुझे इसका एरिया चाहिए A1, इसका एरिया चाहिए A2, इसका एरिया चाहिए A2, A3, तो वॉल्यूम कैसे निकाले सर, मास से वॉल्यूम में कैसे, मास से एरिया पे कैसे जाएं,
एरिया चाहिए ना, एरिया A1 A2 A3। तो मास से एरिया पे कैसे जाएं? तो मास से पहले वॉल्यूम पे चलेंगे और फिर वॉल्यूम से एरिया पे चलेंगे। देखते जाओ। तो मान लिया इसका एरिया A1, तो चलो पहले इसका मास। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, इसका मास है m, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में लेंथ। एरिया है A1 और लेंथ है इसकी 5x इनटू डेंसिटी है इसकी d। तो क्या यहाँ से देखो एरिया निकल आया, ये इसके अपॉन में चला गया, मास बटे में 5xd। ऐसे ही दूसरे का मास, दूसरी रॉड का 3m। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है एरिया A2 इनटू में लेंथ 3x और इनटू में d। तो यहाँ से A2 निकाल लो तो वो आ जाएगा 3m, 3 से 3 काट दो अपॉन में xd इनटू में 3 से 3 काट दो, तो A2 की वैल्यू आ गई बच्चों m अपॉन में xd। चेक करो, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे पे चलो। तीसरे का मास है 5m। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है? एरिया A3 इनटू में डेंसिटी d और इनटू में इसकी लेंथ x। तो यहाँ से A3 की वैल्यू अगर निकालें तो आएगी 5m बटे में xd। लो जी, पहली वायर का एरिया, दूसरी वायर का एरिया, तीसरी वायर का एरिया हमारे पास आ चुका है। एरिया क्यों? क्योंकि बिना एरिया के हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? रेजिस्टेंस कैसे आएगा? रेजिस्टेंस तो इससे निकल के आएगा ना। तो रेजिस्टेंस निकालो। चलो, पहली वायर का रो L बाई ए, रो L बाई ए, L कितना है इसका? 5x अपॉन में एरिया A1, तो वो है m अपॉन में 5xd। ओके, फिर R2 रो L बाई ए, रो L है इसका 3x अपॉन में A2 m अपॉन में xd। चेक करिए, ठीक है। तीसरा R3 में क्या होगा? तो रो L बाई ए, रो L इसका कितना है? x और बाई ए, एरिया की वैल्यू 5m बटे में xd। ठीक, इसे ऊपर ले जाओ तो ये आ गया रो 5 इंटू 5 25 x स्क्वायर d बाई m। R2 आ गया, ऊपर गया रो 3x स्क्वायर d बाई m। R3 आ गया, ये ऊपर गया रो x स्क्वायर d बाई 5m। अच्छा, रेशो करें अगर, रेशो की एक खास बात होती है, जैसे R1 रेशो R2 रेशो R3। जब आप इन तीनों का रेशो करोगे, देखो R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, R3 की वैल्यू ये है। जब इनका रेशो करते हैं ना, तो जो कॉमन चीजें होती हैं वो हट जाती हैं रेशो में। रो है इसमें, इसमें भी है, इसमें भी, तो रो हट जाएगा। और क्या है? एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हट गया। डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हट गया। एम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हट गया। तो यहाँ क्या बचा? 25 रेशो, यहाँ देखो क्या बचा? 3 रेशो, यहाँ कितना बचा? देखो 1/5। लो जी, ये आ गया रेशो। अब इस रेशो में हम क्या करते हैं कि अगर अपॉन में कुछ है तो उसको भी हटा देते हैं। इस पूरे रेशो में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरे रेशो में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 25 125 रेशो 3 की 5 में करेंगे 15 और 1/5 की 5 में करेंगे तो 1। लो जी, ये आ गया R1 रेशो R2 रेशो R3। एकदम मजेदार क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, करके आपको अच्छा लगा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस करने में आप लोगों को जो है प्रैक्टिस जरूरी चीज है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन एक बार कर लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर अटकना नहीं। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं बच्चों। अब टॉपिक चेंज हो जाएगा, यहां से
दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टॉपिक चेंज। नया टॉपिक है हमारा थर्मल इफेक्ट्स ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। मतलब जब हम किसी रेजिस्टेंस को गर्म करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो आपको जनरल ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी रेजिस्टेंस को गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जनरली बढ़ता है अगर कंडक्टर है, कम होता है अगर सेमी कंडक्टर है, और जो एलॉय होते हैं उनका लगभग सेम रहता है। मतलब सीधी सी आपको बताएं तो कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, जैसे कोई भी मेटल ले लो आप, तो वो सब कंडक्टर है। उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जो सेमी कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर जो होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। और जो एलॉय होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे पर आर अप्रोक्स कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन लगभग सेम ही रहता है। तो ये जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर हैं, इनकी कैलकुलेशन की जाती है। क्या कैलकुलेशन होती है? मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है आर, फिलहाल इसका टेम्परेचर T1 है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, T2 कर दो। ये कंडक्टर है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बदल जाएगा, R डैश हो जाएगा। आप अगर इस R डैश को निकालना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला है R डैश इक्वल्स टू R1 प्लस अल्फा डेल्टा T। मैं बार बार इस फॉर्मूले को लगाऊंगा और याद रखेंगे आप, इस फॉर्मूले से ही सारे सवाल मैं करूंगा इस टॉपिक के। इस टॉपिक में 4 या 5 क्वेश्चन होंगे बस, ज़्यादा नहीं, पर इसी फॉर्मूले से करने वाला। एक बार नोट कर लो इस फॉर्मूले को, वैसे तो ये आपने पढ़ लिया होगा अपने कोचिंग में। चलो हटाएं, अब करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 17, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स P एंड Q एट 20 डिग्री। 2 वायर्स हैं, एक है P और एक है Q। चलो दोनों वायर्स के नाम रख लो, एक P एक Q। दोनों 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं, ओके। और इनके रेजिस्टेंस दे रखे हैं 3 ओम एंड 4 ओम रेस्पेक्टिवली। ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। ऐसा टेम्परेचर बताइए जिस पर दोनों के रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। ओके ठीक है, मान लिया हमने T टेम्परेचर पे, एट T टेम्परेचर पे P वाले का रेजिस्टेंस भी R0 हो गया, और इसी टेम्परेचर पे एट T टेम्परेचर Q वाले का रेजिस्टेंस भी R0। दोनों के रेजिस्टेंस बराबर हो गए। कौन से टेम्परेचर पे? T। अब T कैलकुलेट करना है तो कर लेंगे, बड़ा आसान। पहले फॉर्मूला लगाओ, R इक्वल्स टू R डैश इक्वल्स टू R1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, R डैश ये तो है नया रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के बाद, तो वो कितना है? T टेम्परेचर पे कितना बताया? R डैश, वो R0 माना हमने, तो इसको रख लो R0। ये है पहला टेम्परेचर, पहले के वो पहला रेजिस्टेंस, पहले कितना था ये? 3। लो जी 3 रख दो इसकी जगह। 1 प्लस अल्फा, P वाले का अल्फा, 2 वायर्स P, ये अल्फा P होना था, यहाँ A और B कर दिए, यहाँ ये P है, ये अल्फा Q है। तो P वाले का अल्फा रखना है यहाँ P इनटू में डेल्टा T। डेल्टा T को क्या रखोगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है? T, और माइनस इनिशियल हो गया 20। चेक करो, पहली इक्वेशन तैयार। पहले रेजिस्टेंस के लिए पहली इक्वेशन तैयार। दूसरा रेजिस्टेंस, फॉर्मूला फिर यही, R डैश नया रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पुराना रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा Q डेल्टा T। चलो R डैश, इसका नया रेजिस्टेंस T टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद इसका नया रेजिस्टेंस बन गया R0।
ठीक है, टी टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद हमने कहा ना कि दोनों का सेम बन गया, इसका भी आर नॉट बन गया। देखो टी टेम्परेचर पे पहुंचने पहले कितना था 4 और 1 प्लस अल्फा अल्फा क्यू इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को क्या लिखोगे, पहले 20 डिग्री था, अब 20 से कितना हो गया टी हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो टी माइनस 20 ये रख दो, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों को रख लो इक्वल। देखो ये भी आर नॉट की वैल्यू है, ये भी आर नॉट की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख दो, रखो चलो। तो मैं इनको इक्वल रखने जा रहा हूँ 3 इंटू 1 प्लस अल्फा पी टी माइनस 20 इक्वल्स टू में 4 इंटू 1 प्लस अल्फा क्यू इंटू टी माइनस 20, ये बन गया। अब यहां से क्या करो, यहां से अल्फा पी अल्फा क्यू की वैल्यू रख लो, यह है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यह है 2 इंटू 10 की पावर माइनस। चलो रख लेंगे, पहले एक काम करो, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, बाद में रखेंगे। तो 3 प्लस 3 अल्फा पी टी माइनस 20 अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे इसकी कर दी 4 प्लस 4 अल्फा क्यू टी माइनस 20। एक काम करो, इसे इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, ये हटा दो बाकी सब। देखो यहां तक की इक्वेशन आ गई है, यहां से टी की वैल्यू निकालनी है हमको बस। एक बार नोट कर लो, कर लिया, चलो। अब यहां से 3 अल्फा पी टी माइनस 20 माइनस, इसे इधर ले आओ, 4 अल्फा क्यू टी माइनस 20, इसे उधर लेके जाओ 3 को, तो 4 माइनस 3, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, टी माइनस 20 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 3 अल्फा पी माइनस 4 अल्फा क्यू इक्वल्स टू में 4 माइनस 3 हो गया 1। चेक करो, अब टी की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन पहले अल्फा पी और अल्फा क्यू को रख दो। चलो अल्फा पी की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 4 इंटू अल्फा क्यू कितना है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू में 1। टी माइनस 20, ये 3 इंटू 6 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 8, क्या हो गया, क्या हो इसको, 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू में 1। चलो सॉल्व करो, टी माइनस 20, ये कितना बचा 18 माइनस 8 10, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बचा इक्वल्स टू में 1। टी माइनस 20, ये बचा 10 की पावर माइनस 2 इक्वल्स टू में 1। अरे 10 की पावर माइनस 3 इंटू में 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से t माइनस 20, ये 10 की पावर माइनस 2 है, इसको अपोन में ले जाओ तो प्लस हो जाएगी 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t माइनस 20 इक्वल्स टू में 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो 100, इसे उधर ले जाओ, t इक्वल्स टू 100, इधर से माइनस 20 उधर जाके प्लस 20 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये वो टेम्परेचर है, केल्विन कह लो, केल्विन में, केल्विन कहो, केल्विन में था नहीं डिग्री में था, ठीक है ये था डिग्री में। अब आप कहोगे सर ये तो केल्विन में दे रखा है, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे जो केल्विन और डिग्री का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, मतलब जितना बड़ा केल्विन स्केल का सेगमेंट होता है उतना ही बड़ा डिग्री स्केल का सेगमेंट, तो केल्विन की जगह डिग्री यूज कर सकते हो इन केस ऑफ डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस के केस में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया, कुछ डाउट हो तो जरूर बताएं, कुछ डाउट हो तो कमेंट करो।
ठीक, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सॉल्यूशन, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, किस टेम्परेचर पर कॉपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा जो उसका रेजिस्टेंस 0 पर है। मान लो जी ये कॉपर कंडक्टर है और फिलहाल ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका रेजिस्टेंस है R0। तो किस टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा 2R0, वो टेम्परेचर बताना है। बड़ा आसान है। R का फॉर्मूला होता है, पहले रेजिस्टेंस R मान लीजिए पुराना रेजिस्टेंस है R, उसकी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में कर दो मल्टीप्लाई, तो वो बन जाएगा नया रेजिस्टेंस R डैश। ये होता है फॉर्मूला। R डैश की वैल्यू रखो, नया रेजिस्टेंस कितना है 2R0, पुराना रेजिस्टेंस कितना है R0, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू t माइनस 0। बस जी हो गया काम, R0 से R0 कट गया, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी आ गया, ये इधर जाएगा 1 अल्फा टी, टी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फा, अल्फा दे रखा था कुछ 1 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसे ऊपर ले जाओ तो ये बन गया 1000 अपॉन में 4 से इसको काट दो तो ये आ गया आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है वो टेम्परेचर जिस पे जाके ये रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू का डबल हो जाएगा बच्चों। आसान, बिल्कुल कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है जरा समझते हैं। ए कार्बन वायर एंड एन एल्यूमिनियम वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम। ठीक है, एक कार्बन का रजिस्टर है, एक एल्यूमिनियम का रजिस्टर है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं R2। ठीक है, ये कार्बन वाला है और ये बच्चों एल्यूमिनियम वाले। ठीक है, क्या दोनों का रेजिस्टेंस इन्होंने दिया है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया है और दोनों की कंबाइंड वैल्यू R1 प्लस R2 27 ओम है। कंबाइंड वैल्यू कितनी है 27 ओम। लो जी, पहली इक्वेशन तो यहीं से बन गई, R1 प्लस R2 की वैल्यू 27 ओम। ठीक है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, R1 और R2 की वैल्यू, हर एक वायर का रेजिस्टेंस निकालना, मतलब R1 R2 की वैल्यू निकालनी है। 0 डिग्री पे जो वैल्यू है उसकी R1 R2 वो निकाल। दोनों का एडिशन तो पता है, R1 प्लस R2 27 है पता है, पर R1 और R2 कितने कितने हैं ये नहीं पता, तो R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद चेंजेस इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदलने के बाद भी इनके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ना बदले है, हाँ हो सकता है ऐसा। आप सोचो, कार्बन है, आपने दोनों का टेम्परेचर बदल दिया तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस बदल जाएगा? R1 से बन जाएगा ये R1 डैश और R2 से बन जाएगा ये R2 डैश, और टेम्परेचर कर दिया आपने इनका T। पहले कितना था 0, अब कर दिया T, तो बदलेगा दोनों का रेजिस्टेंस। कंफर्म सर, ये R1 हो जाएगा, ये R1 डैश और ये R2 डैश। लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों का सम नहीं बदलना चाहिए। सम कितना है R1 डैश प्लस R2 डैश, दोनों को ऐड कर दो तो उसका सम पहले कितना था 27, अब भी कितना है 27। सवाल पढ़ लो, यही कहा है इन्होंने, कहा है कि सो दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों वो कांस्टेंट रहना है अब भी। जो पहले था 0 डिग्री पे दोनों का सम कितना था 27,
अब टी डिग्री पे भी वो दोनों का सम 27 रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जो पहले था कांस्टेंट वही अब है। ऐसा सर दोनों बढ़ के किस तरह से ऐसा हो जाएगा? तो बच्चों कहां तक पहुंचे थे हम? हाँ, R1 प्लस R2 की वैल्यू 27। टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी R1 डैश R2 डैश उनको मिला के अब भी 27 ही रहे। पहली बात तो ये कि ऐसा कैसे हो सकता है सर? हाँ हो सकता है सर, टेम्परेचर बढ़ने पे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। बढ़ता है किसका? किसका बढ़ता है? कंडक्टर का। घटता भी तो है सेमीकंडक्टर का। हो सकता है इनमें से एक सेमीकंडक्टर। कैसे पता लगेगा? अल्फा से। देखो अल्फा, देखो यहाँ अल्फा, इसका अल्फा माइनस में है, इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटेगा और इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, इसीलिए तो उनका मेंटेन रहेगा। पहले क्या है देखो, सोचो मैं आपको बताता हूं। पहले R1 प्लस R2 की वैल्यू 27 है। सोच कर देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हो सकता है मान लो R1 है 17 और R2 है 10, दोनों को मिलाओ 17 प्लस 10 तो 27। ठीक है, ये तो है 0 डिग्री पे, ये कहानी है इनकी दोनों की 0 डिग्री पे। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों बढ़ गए। अगर दोनों बढ़ेंगे तो फिर तो इनको ऐड करके कभी 27 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा उससे। लेकिन 27 कब आ सकता है? मान लो R2 तो बढ़ के हो जाए 13, लेकिन ये 17 से घट के हो जाए 14, तो तब भी इनको ऐड करके देखो कितना आएगा 27। तो ऐसा हो सकता है केवल तब जब एक बढ़े एक घटे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक की वैल्यू बढ़ी एक की वैल्यू कम हुई, ऐड करके अब भी उतना का उतना ही है। देखो 27, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये R1 प्लस R2 की वैल्यू पहले भी 27 थी, टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी R1 डैश प्लस R2 डैश की वैल्यू 27 ही है। तो अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है? R1 और R2 की वैल्यू। ठीक है, चलो जरा R1 डैश की वैल्यू रख दें। इसका टेम्परेचर पहले कितना था? R1 था जब 0 डिग्री था। अब T टेम्परेचर पे R1 डैश है। क्या R1 डैश की वैल्यू निकाली जा सकती है? हाँ, पहला रेजिस्टेंस R1, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस अल्फा कार्बन अल्फा C इंटू डेल्टा T की। ऐसे ही R2 डैश निकालेंगे तो वो आ जाएगा पहला रेजिस्टेंस R2 1 प्लस अल्फा, दूसरा कौन है? एल्यूमिनियम अल्फा A इंटू डेल्टा T। R1 डैश और R2 डैश की वैल्यू हमने रख दी, उठा के निकाल के यहाँ रख दो R1 डैश प्लस R2 डैश। तो रखो चलो, तो ये आ जाएगा R1 1 प्लस अल्फा C डेल्टा T एंड R2 1 प्लस अल्फा A डेल्टा T इक्वल्स टू में 27। देखो मैंने यहाँ R1 डैश और R2 डैश की वैल्यू रख दी। ये रहा R1 डैश, ये रहा R2 डैश। अब सोचो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो R1 प्लस R1 अल्फा C डेल्टा T, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो R2 अल्फा A डेल्टा T इक्वल्स टू 27। अच्छा देखो ये R1 और ये R2 एक जगह ले लो इनको, R1 प्लस R2, इसमें R1 अल्फा C डेल्टा T को ले लो कॉमन, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, और R2 अल्फा A और डेल्टा T को ले लो बाहर इक्वल्स टू 27। एक बात सोचो, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या थी? 27, इसकी जगह रख दो 27, 27 से 27 कट गया तो बचा क्या? बचा बस ये। तो ये आ गया आपका सॉल्व करके यहाँ से R1 अल्फा C प्लस R2 अल्फा A और इनटू में डेल्टा T इक्वल्स टू में 0। ये पूरी टर्म जब 27 से 27, भाई R1 प्लस R2 की वैल्यू 27 है ना, देखो ये रही, तो ये 27 यहाँ 27 यहाँ कट गया। अब ये बचा, ये पूरा किसके इक्वल? 0 के।
डेल्टा टी तो 0 के नीचे चला जाएगा, तो R1 अल्फा सी इक्वल्स टू में ये 0 आ जाएगा, ये तो 0 के नीचे चला गया, तो ये पूरा 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इसे उधर ले जाएं 0 से, तो ये माइनस में आ जाएगा R2 अल्फा ए। चलो R1 अल्फा सी की वैल्यू रख दो। अल्फा सी की वैल्यू देखो क्या है, ये है माइनस में 0.5 इंटू 10 की पावर -3। R2 माइनस में, माइनस तो पहले ही लगा हुआ है, R2 को जू का तू रखो। अल्फा ए की वैल्यू ये रखो 4 इंटू 10 की पावर -3। चेक करो, अब देखो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 0.5 R2 इक्वल्स टू 4 R1 था, ये R1 इक्वल्स टू 4 R2। पॉइंट हटाओ, इधर बटे में 10 लिख लो, इससे इसको काटो 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो। R1 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 हो गया 8 R2। लो जी, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली इक्वेशन क्या थी, R1 प्लस R2 27, और दूसरी इक्वेशन है R1 इक्वल्स टू 8 R2। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। चलो पहले इसको हटा देता हूं मैं, पहले नोट कर लो आप इसको, यहां तक हटा दूं। अब ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है R1 प्लस R2 की वैल्यू 27, जो हमने सबसे पहले बनाई थी। दूसरी बनी है R1 इक्वल्स टू 8 R2। दोनों को सॉल्व करने का तरीका है, R1 की वैल्यू उठा के यहाँ से इसमें रख दो, R1 की जगह रख दो 8 R2 प्लस R2 इक्वल्स टू 27। 8 R2 प्लस R2 हो गया 9 R2 इक्वल्स टू 27। R2 इक्वल्स टू 27/9, ये आ जाएगा 3 ओम। लो जी, R2 अगर 3 ओम आ गया तो R2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इसमें देखो यहाँ R1 इक्वल्स टू 8 इंटू R2 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, 8 इंटू 3 24। लो ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस कितने कितने हैं, एक है 24 ओम और दूसरा है 3 ओम का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है, तो बढ़िया से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये इस टॉपिक का लास्ट सवाल है, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं थे, 4 या 5 ही थे, ठीक है, पर आपको इसमें पूरा क्वेश्चंस का आइडिया लग गया, कैसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाए। इसमें भी ये समझो ए और बी पार्ट हैं, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। चलिए, बोला है 2 रेजिस्टर्स हैव रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 रेजिस्टेंस हैं और एक R1 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और दूसरा R2 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दोनों को सीरीज में लगाएं, ऐसे लगा दें, सीरीज में लगा दें, जैसे R1 फिर R2, दोनों को लगा दिया सीरीज में, तो इनका अल्फा इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। ओके, पहले वाले का रेजिस्टेंस का α1 टेम्परेचर कोफिशिएंट और दूसरे का α2, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा। एक काम करो, जब ये सीरीज में लगेंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा अकेला R इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों की जगह एक लगा दें अगर R इक्विवेलेंट, तो उसका अल्फा इक्विवेलेंट आपको बताना है। बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले एक काम करो, ये 0 डिग्री पे दे रखा आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है आपको। सोचो जरा, R1 दिया है किस टेम्परेचर पे, 0 पे, R2 दिया है किस टेम्परेचर पे, 0 पे,
अल्फा 1 और अल्फा 2 दिए, ठीक है। आप इनके टेम्परेचर बढ़ा दो, देखो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाते ही सर ये R1 जो है ये R1 डैश बन जाएगा और R2 जो है वो R2 डैश बन जाएगा, ठीक है। क्या R1 डैश और R2 डैश और ये जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है ये बन जाएगा R डैश इक्विवेलेंट, ये बन जाएगा। तो क्या R इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले क्या थी, जब ये सीरीज में थे तो दोनों को कंबाइंड करके क्या आएगा R1 प्लस R2, सीरीज में तो सीधा ऐड हो जाते हैं ना। ये तो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनके बीच में रिलेशन, अब भी यही होगा सर। अब आपने मान लीजिए इनका टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया T, तो अब भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू R डैश इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 डैश प्लस R2 डैश होगी। क्या हम यहाँ से R डैश इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिखो चलो सबसे पहले। R डैश इक्विवेलेंट, तो पहले कितना था ये R इक्विवेलेंट, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी से कर दो इसकी मल्टीप्लाई। अगर आपको R डैश इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है तो वो यही तो होगी, पहले कितनी थी R इक्विवेलेंट और 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इक्वल, अब R1 की जगह रखो R1 डैश, तो R1 डैश कितना हो जाएगा, पहले कितना था R1 और अब 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और R2 डैश कितना हो जाएगा R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। चेक करो, चेक कीजिए, चेक कीजिए। अब R इक्विवेलेंट की जगह हम क्या रखेंगे, चलो पहले इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, इसकी अगर मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये बन गया R इक्विवेलेंट, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट इंटू अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इक्वल्स, इसकी भी अंदर करो R1 प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो R2 प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब R इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, तो R इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2 के इक्वल, तो R इक्विवेलेंट की जगह रख दो R1 प्लस R2। अब चेक करो R इक्विवेलेंट की जगह अगर आप यही रखोगे तो ये किससे कट जाएगा, हटा दो, देखो डायरेक्ट कर देता हूँ, R इक्विवेलेंट कट गया, इधर है R1 प्लस R2 कट गया, ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा R इक्विवेलेंट अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इक्वल्स टू में R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2, और इसमें से कॉमन ले लो डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो यहाँ से अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, इसे ले जाओ इसके बटे में R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 और बटे में R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी R1 प्लस R2, उठा के ये रख दो, तो अल्फा इक्विवेलेंट आ गया R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 बटे में R1 प्लस R2। चेक कीजिए, एकदम आसान, चेक करो। तो बिल्कुल आसान सा सवाल, तरीका समझो, तरीका क्या है, सीरीज में जोड़ा तो उनका जो इक्विवेलेंट अल्फा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सीरीज में पहले जोड़ के उसका R इक्विवेलेंट निकाल लो और फिर टेम्परेचर बढ़ा के उसका रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो अल्फा में रिलेशन निकल के आ रहा है, देखो आ रहा है, ये आ गया अल्फा में रिलेशन निकल के, ठीक है। करो नोट इसको, करिए इसको नोट। अब करते हैं नेक्स्ट, इसी का पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस बार, पहले नोट कर लो इसको, मैं हटता हूँ, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस बार, चलो हटा रहा हूँ। चलो जी, अब इसका बी पार्ट करेंगे। इस बार R1 और R2 को कनेक्ट करेंगे
पैरेलल में। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फिलहाल 0 डिग्री पे है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। चलो ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें भी अल्फा 1 और अल्फा 2 में रिलेशन ढूंढना है, अल्फा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब इसका तो अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है और इसका अल्फा इक्विवेलेंट होगा। पर टेम्परेचर तो बढ़ाओ, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, देखो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये वाला जो रजिस्टर है R1 था, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हो जाएगा R1 डैश। ठीक है, ये वाला जो है नीचे वाला R2, ये हो जाएगा R2 डैश। ठीक है, दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट डैश, वो हो जाएगा बच्चों R इक्विवेलेंट डैश। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ में आई कि R इक्विवेलेंट डैश कैसे बन रहा है। तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ने के बाद, ये सारी सिचुएशन है टेम्परेचर बढ़ने के बाद, R1 से बदल के R1 डैश, R2 से बदल के R2 डैश, R इक्विवेलेंट से बदल के R इक्विवेलेंट डैश। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट डैश 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश। चलो वैल्यू रखो, R इक्विवेलेंट की वैल्यू पहली कितनी थी, R इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। ठीक है, इक्वल्स टू 1/R1 डैश, R1 डैश की वैल्यू पहले कितनी थी, R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, फिर R2 डैश 1/R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये आ गई सारी वैल्यूज। अब इन्हें सॉल्व कैसे करें, अगर इनका एलसीएम लेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा सवाल। इनको ना ऊपर ले जाओ, पावर ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 में R इक्विवेलेंट यहीं रहने दो, ये 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये पहुंच गया ऊपर पावर 1 -1, और नीचे रहा, ओ सॉरी, नीचे रहा R इक्विवेलेंट। ऐसे ही इसमें भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी की पावर -1 बटे में R1। ऐसे ही तीसरे में इसमें 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी की पावर -1 अपॉन में R2। चेक करो ऐसे। अब आप एक थ्योरम पढ़ते हो जिसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और x काफ़ी छोटा नंबर है, तो ये अप्रोक्स आ जाता है 1 प्लस, पावर सामने आ जाती है nx। मतलब आप 1 प्लस एक्स की पावर n की जगह 1 प्लस nx लिख सकते हो अगर x बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सब छोटे छोटे ही हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 सब छोटे ही होते हैं, तो ये पावर सामने आ जाएगी 1 प्लस, ये पावर सामने आ जाएगी, तो यहाँ से ये पावर कूद के यहाँ आ जाएगी, तो माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी बटे में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ऐसे इसमें भी पावर सामने आ जाएगी, यहाँ से कूद के यहाँ आ जाएगी, तो 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी और बटे में R1। फिर ऐसे ही इसमें से भी पावर सामने आ जाएगी, तो 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी बटे में R2। देखो चेक करो, ये आ जाएगी। ठीक है, अब इधर से हटा रहा हूँ, इधर से हटा रहा हूँ। अब देखो R1 R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1/1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी बटे में R इक्विवेलेंट की जगह क्या आएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट की जगह इसको ऐसे कर लो, देखो ऐसे कर लो, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी 1/R इक्विवेलेंट को बाहर ब्रैकेट में लिख लो। है तो ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है, पर बाहर मल्टीप्लाई में इसको 1/R इक्विवेलेंट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये R1 इसके अपॉन में अलग चला जाएगा, इसके अपॉन में अलग चला जाएगा, या फिर चलो ऐसे ही कर लो,
एक काम करो तुम, इसमें और आसान करता हूँ मैं आपके लिए, इसे हटाओ पहले। ये आर इक्विलेंट है ना, ये 1 के नीचे तो अलग ले जाओ, 1 में आर इक्विलेंट, और माइनस में अल्फा इक्विलेंट डेल्टा टी के अपॉन में आर इक्विलेंट को अलग ले जाओ। पता है ना, ये तो डिवाइड में है, ये 1 के नीचे इसको अलग ले गए, इसके नीचे अलग ले गए, 1 के नीचे आर इक्विलेंट अलग, और इसके नीचे अल्फा इक्विलेंट डेल्टा टी के नीचे अलग, ऐसे इसमें ले जाओ अलग अलग। 1/R1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी बटे में R1, फिर प्लस आगे बढ़ो 1 में R2, फिर माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी बटे में R2। चलो 1/R इक्विलेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये देखो, ये तो इससे कट गया ना, 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2 बन गया 1/R इक्विलेंट, तो ये कट गई। यहाँ पे बचा माइनस अल्फा इक्विलेंट डेल्टा टी बटे में आर इक्विलेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस में डेल्टा टी को ले लो कॉमन, अंदर रह गया अल्फा 1 बटे R1 प्लस अल्फा 2 बटे R2, माइनस कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अल्फा इक्विलेंट की वैल्यू आ गई, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर इक्विलेंट इंटू अल्फा 1 बटे R1 प्लस अल्फा 2 बटे R2 बच्चों। ठीक है, अच्छा सवाल है। आर इक्विलेंट की वैल्यू क्या थी, वो थी, देखो आर इक्विलेंट क्या था, साइड में बता देता हूँ, 1/R इक्विलेंट था 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से अगर आर इक्विलेंट की वैल्यू निकालें तो एलसीएम लेके निकाल सकते हो, R1 इंटू R2 ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। इसे उल्टा कर दो तो आर इक्विलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। लो जी, ये आर इक्विलेंट आ गया, चेक करो, इसको उठा के रख दो यहाँ, तो R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। इसमें एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 और बटे में R1 इंटू R2, ये इससे कट गया, तो आंसर आ गया अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 और बटे में R1 प्लस R2। अल्फा इक्विलेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो बढ़िया सवाल था, मज़ा आया होगा करके, कंसेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे, सारी बातें पता चली होंगी किस किस तरह से कैसे कैसे करना है, और एक टॉपिक पूरी तरीके से बढ़िया से क्लियर। अगर इस पर सवाल आता है तो आई थिंक आप नहीं अटकेंगे, आप कर ही देंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं करते हैं द एंड, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। अब कोशिश करूंगा वीडियो डेली जो है वो 9 बजे ही अपलोड हुआ करेगी, क्योंकि 8 बजे बच्चे देखते नहीं हैं, 9 बजे तक अपलोड हुआ करेगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब यार कर दिया करो, इतना मत कहलवाया करो, वैसे तो मैं कहता ही नहीं हूँ, मेरे याद ही नहीं रहता, पर फिर भी जब कहता हूँ लास्ट में आके, पहली बात तो इतने सुनने तक कोई रुकेगा ही नहीं, आधे तो बस क्वेश्चन खत्म, मेरी बात कौन सुन रहा है। चलो यार, फिर भी मेरा कहने का काम है, रिक्वेस्ट करने का काम है। चलिए कल मिलते हैं बच्चों।